Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we will study about regulation of cyclin CDK activity। आज हम स्टडी करेंगे कि साइक्लिन और सीडीके की एक्टिविटी का कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, इसका रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी कि सेल साइकिल का रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, किसके द्वारा, साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन के द्वारा। तो हमने वहां पर देख लिया था कि साइक्लिन और सीडीके प्रोटीन क्या होती है और ये किस प्रकार से सेल साइकिल को कंट्रोल करती है। और आज हम स्टडी करेंगे कि सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए ये जो साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं, जो अलग अलग प्रोटीन और एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक जीन होते हैं। तो आज हम स्टडी करते हैं कि कौन से जीन होते हैं, जैसे आरबी जीन होता है, P53 प्रोटीन होता है, किस प्रकार से इसको कंट्रोल करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी कर ली थी किसके बारे में, साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स के बारे में। हमने देखा था कि सेल साइकिल के दौरान विभिन्न फेजेज होती हैं। विभिन्न फेजेज होती हैं, कौन कौन सी फेज होती हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज को हमने बांटा था G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में एंड लास्ट थी M फेज। तो इंटरफेज को तो 3 में बांटा था और एक थी M फेज। G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में अलग अलग प्रकार के साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके प्रोटीन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। वो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, यहां पर मान लो साइक्लिन एक कॉम्प्लेक्स बन गया साइक्लिन और सीडीके का। अब वो कॉम्प्लेक्स जब बनता है तभी कोशिका क्या करती है, नेक्स्ट फेज में एंटर करती है, नेक्स्ट स्टेज में एंटर करती है। तो G1 में यदि वो कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी। फिर S में भी वो स्पेशल इसका स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर नेक्स्ट में जाएगी और इस प्रकार से नेक्स्ट फेज में एंटर करती है। काम क्या होता है कि साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या कार्य करती है कि डीएनए में कोई भी डैमेज हो या कोई भी एरर उत्पन्न हो जाए उसको रोकने के लिए, कि कोशिका अनकंट्रोल्ड डिवीजन ना करने लग जाए, इसको भी रोका जाता है। किसके द्वारा, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अब देखो, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स अपना रेगुलेशन किस प्रकार से करते हैं, कि किस पर साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स ऐसा क्या करती है कि वो कोशिका आगे नेक्स्ट स्टेप में जा पाती है, अदरवाइज नहीं जा पाती है। अगर साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो क्या होता है। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा जीन या आरबी जीन, जिसको हम बोलते हैं आरबी जीन या रेटिनोब्लास्टोमा जीन। रेटिनोब्लास्टोमा जीन। अब देखो, रेटिनोब्लास्टोमा जीन क्या होता है और ये किस प्रकार से साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या सेल साइकिल को किस प्रकार से आरबी जीन कंट्रोल करता है। तो देखो, आरबी जीन क्या करता है, आरबी प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आरबी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मान लो ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है हमारे पास। इस कोशिका में क्या हो रहा है, हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है हमारे पास। और यहां पर क्या बनता है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन के द्वारा क्या बनती है, आरबी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनती है, आरबी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनती है, आरबी प्रोटीन। आरबी जीन के द्वारा आरबी प्रोटीन बनती है। अब ये आरबी प्रोटीन क्या कार्य करती है, मैंने बताया कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो एक फेज में विशेष प्रकार का क्या बनता है, विशेष प्रकार का साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देखो, इस प्रकार से समझो। तो सबसे पहले यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो तो मैंने वहां पर बताया था कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए, तभी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये क्या है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स में जो बोल रहा हूं वो क्या चीज है। तो देखो, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स G1 फेज में कौन सा बनता है, तो G1 में हमें पता है साइक्लिन कौन सी होती है, साइक्लिन D होती है, और सीडीके कौन सी होती है, सीडीके 4 या 6 होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मान लो ये हमारे पास साइक्लिन प्रोटीन है और ये सीडीके प्रोटीन है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया कौन से फेज का, G1 फेज का। G1 फेज का ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब G1 फेज से कहां पर जाएगा ये, G1 फेज से S फेज में।
G1 फेज से कहां पर जाएगा, एस फेज में, या G1 एस फेज में। तो G1 से G1 एस फेज में जाएगा तो ये क्या करेगा, कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाएगा और नेक्स्ट प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तभी क्या बनेगा, ये नेक्स्ट फेज में जा पाएगा। तो ये तो G1 फेज का क्या बन गया, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। यदि ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक क्या नहीं होगा, ये कोशिका नेक्स्ट सेल साइकिल के नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। तो देखो अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हमें पता है सीडीके और साइक्लिन का कार्य क्या होता है। सीडीके का विशेषकर काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, यानी खुद पर या दूसरे किसी टारगेट प्रोटीन पर ये फॉस्फेट ऐड कर सकती है। तो हमने पढ़ा रेटिनोब्लास्टोमा जीन पाया जाता है कोशिका में, जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं हम आरबी प्रोटीन। क्या बोलते हैं, आरबी प्रोटीन। आरबी प्रोटीन ये मान लो, ये आरबी प्रोटीन है जो किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में या साइटोसोल में पाई जाती है। ये आरबी प्रोटीन क्या करती है, जो किसके द्वारा बनी थी आरबी प्रोटीन, आरबी जीन के द्वारा। ये आरबी प्रोटीन एक विशेष प्रकार के फैक्टर को बाइंड करके रखती है। विशेष प्रकार का फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं E2F फैक्टर। क्या होता है, E2F फैक्टर। ये क्या है, आरबी प्रोटीन। आरबी प्रोटीन जो क्या कर रखा है, E2F फैक्टर को जोड़े हुए है। तो E2F फैक्टर, अब देखो मैंने पहले बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन होते हैं जो डीएनए पर आकर जुड़ते हैं, तभी उस डीएनए या जीन का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे एमआरएनए बनता है। यदि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्शन नहीं जुड़ेंगे तब तक एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये क्या करता है, विशेष प्रकार का E2F फैक्टर को बाइंड करके रखता है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस पर फॉस्फेट ऐड कर देता है। क्या कर देता है, फॉस्फेट को ऐड कर देता है। ये फॉस्फेट ऐड कर दिया इसने फॉस्फेट ऐड कर दिया। कौन ऐड कर देता है, साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स, जो कहां पर बना था, G1 फेज में। किस पर ऐड कर दिया, फॉस्फेट पर। अब यहां पर आरबी प्रोटीन पर जैसे ही फॉस्फेट ऐड करता है तो आरबी प्रोटीन में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने से इसकी जो E2F का बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग टूटने लगती है, और इसमें चेंजेस, जैसे ही चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते ही क्या होता है, ये E2F फैक्टर रिलीज हो जाता है। यहां से E2F फैक्टर रिलीज हो जाएगा, इस प्रकार से फ्री हो गया, यहां से E2F फैक्टर फ्री हो गया। अब ये E2F फैक्टर क्या करेगा, E2F फैक्टर जाता है कहां पर, न्यूक्लियस में। कहां पर जाता है, न्यूक्लियस में, केंद्रक में जाएगा, और केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, और ये विशेष प्रकार के जीन पर जाकर क्या होगा, बाइंड होगा। विशेष प्रकार के जीन पर जाकर बाइंड हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को कार्य करते हैं। तो जब तक वो डीएनए पर जाकर नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या नहीं होगा, आरएनए का निर्माण नहीं होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर जाकर जुड़ते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। E2F फैक्टर जिस प्रकार के प्रोटीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन करवाता है उस पर जाकर ये जुड़ जाते हैं, और डीएनए से किसका निर्माण हो जाता है, एमआरएनए का। किसका निर्माण हो जाता है, एमआरएनए का। अब ये एमआरएनए क्या करता है, वापस कोशिका द्रव्य में आता है। कोशिका द्रव्य में आएगा एमआरएनए, और एमआरएनए आकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन बनाता है, नेक्स्ट वाली प्रोटीन। अब G1 के बाद में कौन सी आती है, G1S फेज वाली, यानी लेट G1 वाली। तो लेट G1 वाली प्रोटीन बनाएगा। तो लेट G1 में कौन सी साइक्लिन बनती है, साइक्लिन E। कौन सी बनती है, तो यहां पर ये प्रोटीन बनाता है, कौन सी, साइक्लिन E। तो साइक्लिन E बनते ही क्या हो जाता है, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाती है। कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, G1 से G1S, G1 से G1S फेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वाली प्रोटीन इसमें बन गई है। किस प्रकार से बनती है, साइक्लिन डी को, ये पहले कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स बनते ही क्या करता है, आरबी प्रोटीन पर फॉस्फेट ऐड करता है। फॉस्फेट ऐड करते ही आरबी प्रोटीन में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं, जिससे ये E2F फैक्टर रिलीज हो जाता है, और ये E2F फैक्टर रिलीज होकर क्या करता है, न्यूक्लियस में एंटर करता है। न्यूक्लियस में एंटर करते ही क्या करता है, ये
ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का कार्य करता है। E2F क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो डीएनए से जुड़ता है और एमआरएनए का निर्माण करता है, और यह एमआरएनए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है जो साइक्लिन ई प्रोटीन होती है, जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगी और वो फिर से आरबी प्रोटीन को ऐड करेगी और फिर से नया कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, नॉर्मली आरबी जीन क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में आरबी क्या कर रहा है, E2F को पकड़ के रख रहा है। यदि E2F को ये रिलीज कर दे तो सेल डिवीजन लगातार होता रहेगा, एक फेज से नेक्स्ट फेज में एंटर करती रहेगी कोशिका और कोशिका का विभाजन हो जाएगा। तो आरबी जीन क्या होता है, आरबी जीन क्या कर रहा है, कोशिका के विभाजन ना हो, यानी कोशिका में विभाजन ना हो, इसको कंट्रोल करके रख रहा है आरबी प्रोटीन। इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन। यदि मान लो E2F यहां पर आरबी प्रोटीन ना हो या आरबी प्रोटीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, और ये इसको कभी पकड़ ही नहीं पाए, तो यहां पर इसकी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। E2F फैक्टर हमेशा ही फ्री रहेगा, और E2F फैक्टर हमेशा फ्री रहेगा तो लगातार नेक्स्ट वाली प्रोटीन बनती रहेंगी, नेक्स्ट फेज आती रहेगी और कोशिका अनियंत्रित विभाजन करने लग जाएगी और ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा। और वो ट्यूमर क्या कहलाता है? रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर, जो एक आई कैंसर होता है। आई में ट्यूमर बनता है चाइल्ड में, तो आई आंख के अंदर ये ट्यूमर बनता है रेटिनोब्लास्टोमा, जिसको हम बोलते हैं, ये डिजीज होती है रेटिनोब्लास्टोमा, जिसके कारण ये क्या होता है, ट्यूमर बनता है। क्यों बनता है? यदि मान लो आरबी प्रोटीन में ही आरबी प्रोटीन पहले से ही म्यूटेटेड है, मान लो आरबी प्रोटीन किससे बनती है? आरबी जीन से। तो मान लो ये आरबी जीन है और यहां पर कोई म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हुआ आरबी जीन में, तो म्यूटेटेड आरबी प्रोटीन बन गई। मान लो ऐसी प्रोटीन बनी है, ऐसी बनी नहीं है जिसमें कोई क्षमता ही नहीं हो E2F फैक्टर को पकड़ने की, तो ये E2F फैक्टर हमेशा ही फ्री रहेगा। और E2F हमेशा ही फ्री रहेगा तो कोशिका विभाजन लगातार होता रहेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये क्या करता है, फॉस्फेट ऐड करता है फिर फ्री करता है, लेकिन ये पहले से ही फ्री रहेगा और लगातार डिवीजन करता रहेगा। तो आरबी जीन क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। अगर ये जीन नहीं रहे तो कोशिका लगातार विभाजन करती है और ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हो गया आरबी जीन के द्वारा कंट्रोल। एक प्रोटीन और होती है P53 प्रोटीन, यहां पर तो आरबी जीन। अब वो P53 प्रोटीन क्या करती है, डायरेक्ट इसको ही कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स को ही कंट्रोल करती है। वो किस प्रकार से कंट्रोल करती है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आपको ये रेटिनोब्लास्टोमा समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से रेटिनोब्लास्टोमा या आरबी जीन कार्य करता है। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? आरबी जीन में जब म्यूटेटेड हो जाए, अगर आरबी जीन पहले से ही म्यूटेटेड हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज उत्पन्न होती है, जो क्या होता है, आई कैंसर या आई ट्यूमर होता है, आंख में ट्यूमर हो जाता है इसमें। तो यानी रेटिना से संबंधित, तो रेटिना में ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। तो ये आरबी जीन अगर परमानेंटली म्यूटेटेड है तो E2F फैक्टर परमानेंटली फ्री रहेगा और कोशिका लगातार विभाजन करती रहेगी। तो आरबी जीन का कार्य पूछे तो क्या करता है, ये कोशिका के विभाजन को रोके रखता है। और इसको स्टार्ट कौन करता है? साइक्लिन CD को। नॉर्मल कंडीशन में साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स फॉस्फेट ऐड करता है, फिर ये फ्री होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता है। यदि ऐसा ना हो और आरबी प्रोटीन अगर म्यूटेटेड रहे तो लगातार सेल डिवीजन होता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आरबी प्रोटीन क्या होती है और किस प्रकार से साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करती है। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।